संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार से होते हुए प्रधानमंत्री सरकार में बदल गई है। तो इससे हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका का डिक्लाइन भी हुआ है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग काम करती हैं, तो इसलिए वह पूरी तरह से उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर पूरी तरह से उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है योग्यतम व्यक्तियों से युक्त मंत्रिमंडल होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो योग्य व्यक्ति हैं या योग्यतम व्यक्ति हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं और उनके लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना उनके लिए जरूरी नहीं है। जबकि इसके उलट संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखें कि अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, चाहे आप अपने कितने भी एक्सपर्ट हों अपने फील्ड के, लेकिन आपको निश्चित रूप से चुनाव तो जीत कर आना होगा, तभी आप मंत्री पद को धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं गुणों के, चूंकि गुण हमने देख लिए हैं, अब हम इसके दोषों को एक बार डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका दोष है और वो बहुत महत्वपूर्ण दोष है वो ये है कि विधायी और प्रशासनिक विभागों में सहयोग का अभाव दिखाई देता है। अमेरिकन व्यवस्था में हम देखते हैं या इसको जो कार्य रूप में जब ये संचालित होती है अमेरिका में, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका कुछ अलग निर्णय चाहती है, कार्यपालिका कुछ अलग निर्णय चाहती है और इसकी वजह से जो सहयोग है दोनों के अंदर वो हमको दिखाई नहीं देता है और उस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाती है या उस समय बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। जब हम देखें कि जब व्यवस्थापिका कुछ अलग निर्णय लेती है और कार्यपालिका कुछ अलग निर्णय लेती है, और इसके कारण से ही हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का सदस्य इसी वजह से नहीं बन पाया। क्योंकि अमेरिका की जो सीनेट है उसने अमेरिका के लीग ऑफ नेशंस के सदस्य बनने को अप्रूव नहीं किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति निर्णय अलग चाहते हैं और व्यवस्थापिका वो निर्णय नहीं लेना चाहती है। दूसरा, अगर हम देखें कि डेडलॉक जो है, कई बार जब बजट पास नहीं करती है व्यवस्थापिका, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है वो रिपब्लिकन पार्टी का है और अगर डेमोक्रेट्स का अगर बहुमत है व्यवस्थापिका में, या इसके उल्टा भी है कि राष्ट्रपति डेमोक्रेट है और व्यवस्थापिका में या कांग्रेस में जब रिपब्लिकन्स हैं, तो फिर ये डेडलॉक होने की संभावना है या डेडलॉक होने की गुंजाइश कई बार बढ़ जाती है और उसके कारण से कई बार जो अच्छे निर्णय, समयानुकूल निर्णय हैं वो लिए जाने होते हैं, वो नहीं लिए जा सकते। इसके अलावा हम देखें कि इसका दोष है, हमने हालांकि पहले में इसके ये भी देखा कि हमने ये गुण भी कई जगह पे था, लेकिन इसका दोष भी है कि वह प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध होता है इसके अंदर। क्योंकि जब दोनों अंग, शासन के अंग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं या दलगत आधार पर बटे हुए होते हैं, तो शायद हमारे को प्रशासनिक एकता दिखाई नहीं दे सकती। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता का अभाव है। इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि चूंकि परिवर्तन है इस व्यवस्था में, ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार आपने राष्ट्रपति को चुन लिया या एक बार अगर जनता ने राष्ट्रपति को चुन लिया है तो उसके अंदर परिवर्तन करना या उसको 4 वर्ष से पहले या उसकी निश्चित समयावधि है उसके पहले उसको हटाया जाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसके कार्यकाल की निश्चितता होती है और उसको एक निश्चित तरीके से ही अपने पद से हटाया जा सकता है। जबकि दूसरी शासन प्रणाली में हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में कि वहां पर जो समयानुकूल परिवर्तन है, या कई बार ये होता है कि अगर व्यवस्थापिका में आपका बहुमत खत्म हो गया है या मिलीजुली सरकार है, तो दल अगर मान लो ये चाहते हैं कि भाई हम अमुक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर समय से पहले भी इलेक्शंस होके और परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है